राज जो कभी मिलता नहीं, डर जो हमेशा कायम रहे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कायम और आप सुन रहे हैं एक हॉरर स्टोरी, वो भी मेरी जुबानी। दोस्तों, आज की ये कहानी हरियाणा के रहने वाले आरव की है। तो चलिए अब ये कहानी हम आरव के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनते हैं। तो दोस्तों, आप सभी से मेरी एक छोटी सी विनती है, अगर आप नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और आप कायम फैमिली का हिस्सा बने, और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और आप कमेंट में बताओ आपका क्या नाम है और आप कहां से है। तो दोस्तों, अब हम मेन कहानी पर आते हैं। मेरा नाम आरव है। मैं पेशे से एक स्वतंत्र पत्रकार और ऑडियो डॉक्यूमेंट्री मेकर हूं। मैं उन कहानियों की तलाश करता हूं जिनकी लोग चर्चा करने से डरते हैं, और शायद इसीलिए मेरी जिंदगी मुझे उस जगह तक ले गई जहां से शायद मैं वापस नहीं आना चाहता था। एक दिन मेरे मेलबॉक्स में एक अनजान ईमेल आया। उसमें एक पुरानी जली हुई हवेली की तस्वीर थी और नीचे सिर्फ एक लाइन लिखी, अगर सच्चाई जानना चाहते हो तो नवापुर आ जाओ। मैं पहले तो इसे नजरअंदाज करने लगा था, लेकिन उस तस्वीर में कुछ ऐसा था जैसे वो मुझे खींच रही हो। एक हफ्ते तक मैं उस मेल को भूल नहीं पाया और आखिरकार मैंने तय किया कि मैं वहां जाऊंगा। नवापुरा पहुंचने के लिए मुझे 3 दिन का सफर तय करना पड़ा। वो गांव मैप पर भी ठीक से नहीं आता और वहां के लोग किसी बाहरी से बात तक नहीं करते थे। जब मैंने एक बूढ़ी औरत से हवेली के बारे में पूछा तो उसने बस इतना कहा, उसके भीतर जो है वो अब इंसान नहीं रहा। मेरे रोंगटे खड़े हो गए, शरीर कांपने लग गया। फिर मैं वहां पर रुका नहीं। शाम के वक्त मैं हवेली के सामने खड़ा था। मैंने देखा वो इमारत किसी इमारत जैसी नहीं लगती थी, बल्कि जिंदा लगती थी, जैसे सांस ले रही हो। जैसे ही मैं अंदर गया तो दरवाजा हल्की हवा से खुद ब खुद चरमरा कर खुल गया और एक झटके से दरवाजा बंद हो गया। अंदर बहुत अंधेरा था और दीवारों पर जले हुए हाथों के निशान थे। अचानक मुझे एक हल्की सी हंसी सुनाई दी, जैसे किसी औरत की। मेरी टॉर्च की रोशनी उसके ऊपर पड़ी और मैं कांप उठा। सफेद साड़ी में लिपटी एक औरत, चेहरा जला हुआ, उसकी आंखें जैसे अंगारों से बनी हों। यह देखकर मुझे डर लगने लग गया। फिर उस औरत ने कहा, तू वापस नहीं जाएगा, और सब कुछ अंधेरे में डूब गया। जब मेरी आंख खुली तो मैं एक अजीब से बंद कमरे में था। दीवारों पे नमी और एक कोने में खून से लिखा था, तू अगला है। मेरा पूरा शरीर कांपने लगा। मैंने दरवाजा खोलने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो दरवाजा जैसे अंदर से नहीं, बाहर से बंद था। और फिर मुझे वो हंसी फिर से सुनाई दी। वही औरत अब मुझे इशारा कर रही थी ऊपर की ओर आने को। मेरे कदम मेरे बस में नहीं थे। मैं सीढ़ियां चढ़ता गया, जैसे कोई मेरी रूह को खींच रहा हो, और मैं ऊपर तक चढ़ गया। वहां पर सिर्फ एक ही कमरा था। दरवाजा थोड़ा खुला था, अंदर हल्की रोशनी थी। मैंने धीरे से दरवाजा खोला तो देखा एक औरत लाल जोड़े में फर्श पर बैठी थी। सामने पालना जिसमें एक बच्चा लेटा था, और पालने में मरे हुए पक्षियों के पंख पड़े थे। उस औरत ने जब चेहरा उठाया तो मेरी आत्मा कांप लग गई। उस औरत का चेहरा मेरा जैसा था। उसने कहा, तू वो ही है जिसने हमें जलाया, अब तेरा नंबर है। और कमरे में आग लग गई। मैं चीखने लगा, भागने की बहुत कोशिश की, लेकिन अचानक दरवाजा गायब हो चुका था और तभी सब कुछ शांत हो गया। सिर्फ मैं और सांस लेती हुई दीवारें रह गईं, और मैं डर से बेहोश हो गया। मैं नहीं जानता कितनी देर बाद जब मुझे होश आया तो हवेली के एक कोने में मुझे एक पुरानी अलमारी मिली। अंदर एक लकड़ी का बॉक्स था जिसमें एक रिकॉर्ड और एक डायरी थी। मैंने रिकॉर्ड चालू किया तो उसमें में से एक औरत की सिसकती हुई आवाज सुनाई दी, अगर कोई सुन रहा है तो मैं रेवती हूं और मैं मर चुकी हूं। रेवती ने बताया कि ये हवेली
1851 में बनी थी। उसका पति ठाकुर साहब उसे यहां लेकर आया था। शुरुआत में सब ठीक था, लेकिन जब उसका बच्चा पैदा होते ही मर गया तो ठाकुर ने उसे एक अपशगुन मान लिया। तांत्रिकों के कहने पर उसने रेवती को जिंदा जला दिया, उसी हवेली में, उसी कमरे में, और रेवती की आत्मा आज भी हवेली में भटक रही है। अचानक रिकॉर्ड की आवाज बंद हुई और मैंने डायरी उठाई जिसमें लिखा था, मैं तब तक चैन से नहीं सोऊंगी जब तक कोई इस हवेली का सच दुनिया को ना बताए। अब मुझे सब समझ में आने लगा था। रेवती की आत्मा सिर्फ बदला नहीं चाहती थी, वो चाहती थी कि कोई उसकी कहानी पूरी करे, उसे सुने, उसे दुनिया तक पहुंचाए, और शायद इसलिए मुझे बुलाया गया। लेकिन क्या हवेली मुझे ऐसा करने देगी? तभी दीवार पर टंगी ठाकुर की तस्वीर अचानक से हिलने लगी और ऐसा लग रहा था उसकी आंखें मेरी तरफ घूर रही थीं। पीछे एक परछाई उभरी, रेवती। लेकिन इस बार वो गुस्से में नहीं थी, उसकी आंखों में करुणा थी। उसने कहा, अगर तुम मेरी कहानी पूरी नहीं करोगे तो तुम्हारी भी कहानी अधूरी रह जाएगी। ये सुनकर मैं उस रात के बाद मैं सो नहीं पाया। नींद आती भी तो जलती हुई रेवती की चीखें मेरे कानों में गूंजने लगती। अगर तुम मेरी कहानी अधूरी छोड़ोगे तो तुम्हारी भी अधूरी रह जाएगी। हवेली अब मेरे लिए सिर्फ एक मकान नहीं थी, वो मेरी यादों में खुलती जा रही थी, मेरी सांसों में, मेरी त्वचा में, जैसे मैं अब उसका हिस्सा बन चुका था। मैं जानता था अब पीछे लौटना बेकार है। मैंने तय कर लिया था, अब मैं रेवती को मुक्ति दिलाऊंगा। लेकिन सवाल यह था, कैसे? डायरी के पिछले पन्नों में कुछ और लिखा था जो मुझे पहले नहीं दिखा। उसमें लिखा था, मैं सिर्फ तब मुक्त हो सकती हूं जब ठाकुर के खून की अंतिम बूंद इस हवेली की जमीन पर गिरेगी और वो सच्चाई मुझसे आंखें मिलाए। इसका मतलब ठाकुर साहब का कोई वंशज अब भी जिंदा है। मैंने तय किया, मैं नवापुरा गांव में जाकर पता लगाऊंगा। फिर मैं वहां से नवापुरा के लिए चल दिया। गांव में इस बार भी लोग खामोश थे, लेकिन जब मैंने हवेली का नाम लिया तो एक बुजुर्ग आदमी ने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में डर कम और पछतावा ज्यादा था। उसने कहा, तू बहुत अंदर तक जा चुका है बेटा, अब या तो उसे मुक्ति दिला या खुद जल जा। उसी ने बताया कि ठाकुर साहब का खून आज भी जिंदा है। विराज गांव का सरपंच ठाकुर का पड़पोता है। मैंने जब उसका नाम सुना तो मैं भीतर से कांप गया। उसी विराज से मेरी पहले दिन मुलाकात हुई थी जब मैं गांव में पहुंचा था। उसने मुझे हवेली के पास फटकने से मना किया था। तब मुझे नहीं पता था कि उसके डर के पीछे उसका खुद का पाप है। फिर मैं रात को विराज के घर पहुंचा। वो घर में अकेला रहता था, वो शायद नशे में भी था। मैंने बिना समय घुमाए पूछा, तुम ठाकुर के वंशज हो? उसने मेरी तरफ देखा जैसे किसी ने उसकी नस काट दी हो। बोला, मैंने कुछ नहीं किया, मेरे पूर्वजों ने जो किया वो मेरे कर नहीं। लेकिन हवेली उसकी बातों से संतुष्ट नहीं थी। तभी अचानक पूरे घर की बत्तियां गुल हो गईं। दीवारें फिर सांस लेने लगीं जैसे हवेली खुद वहां पर चल के आई हो। अचानक एक जोरदार झटका लगा और खिड़की के बाहर वही औरत दिखी, रेवती। लाल आंखों में आंसू और आग एक साथ। उसने चिल्लाकर कहा, मुझे न्याय चाहिए। विराज वहां से भागने लगा, लेकिन अचानक दरवाजा बंद हो चुका था। मैंने खुद से कुछ नहीं सोचा। डायरी की आखिरी लाइन याद थी, उसका खून हवेली की मिट्टी में। मैंने विराज को बाहर खींचा और हवेली की ओर घसीट ले गया। वो चीखता रहा, गिड़गिड़ाता रहा, लेकिन हवेली के गेट तक पहुंचते ही उसका शरीर कांपने लगा, जैसे उसकी नसों में आग भरती हो। जैसे ही हम हवेली के प्रांगण में पहुंचे, हवेली का दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। लेकिन अब यह दरवाजा किसी इमारत का नहीं, किसी जीव का जबला लग रहा था। हवेली अब शांत नहीं थी, वो जाग चुकी थी।
दीवारों से खून टपक रहा था। जमीन पर पुराने जमाने के संस्कार मंडप बने हुए थे, जैसे कोई अधूरी शादी फिर दोहराई जा रही हो। रेवती वहां खड़ी थी। इस बार उसके चेहरे पर कोई जलन नहीं, सिर्फ नमी थी, जैसे उसने रोना छोड़ दिया हो। उसने मेरी तरफ देखा और कहा, यह वो क्षण है जब अन्याय का अंत होता है। और अगले ही पल हवेली की जमीन फटी। विराट जोर से चीखा, उसकी आंखों से खून बहने लगा, शरीर कांपता गया और हवेली की दीवारों ने जैसे उसे खींच लिया। दीवारों में समा गया वो, ना कोई चीख बची, ना शरीर। और तभी सब कुछ शांत हो गया। हवेली की सांसें रुक गईं, हवा थम गई। रेवती ने मेरी ओर देखा, मुस्कुराई और कहा, अब मैं जा सकती हूं। तुमने मेरी कहानी पूरी कर दी आरव। अब हवेली को कोई डर नहीं चाहिए। अब हवेली सोएगी। वो धीरे धीरे धुंध में बदली और हवा में घुल गई, और उसके साथ साथ हवेली भी। हाँ, सचमुच हवेली मिट्टी में समा गई। सुबह जब गांव वाले आए, वहां सिर्फ एक मैदान था और मैं अकेला बैठा था, डायरी पकड़े। मैंने सोचा था कि सब खत्म हो चुका है। रेवती मुक्त हो चुकी थी, हवेली में टॉटी में समा चुकी थी, और मैं भी खुद को कुछ हद तक बदल चुका महसूस कर रहा था, जैसे मैंने एक बोझ उतार दिया हो। लेकिन एक हफ्ता बीता और फिर एक रात जब मैं अपने फ्लैट में अकेला था, अचानक मेरे रिकॉर्डर की लाइट अपने आप जल गई। वो बंद था, उसकी बैटरी तक निकाली हुई थी, फिर भी जल रही थी। मैंने धीरे से उसे उठाया। उस पर कुछ दर्ज हो रहा था। बिना प्ले बटन दबाए मैं कांप गया। स्पीकर से एक धीमी टूटी फूटी आवाज निकल रही थी, तुमने सिर्फ मुझे छोड़ा, उन्हें नहीं। उस आवाज में रेवती की कोई झलक नहीं थी। वो ज्यादा गहरी, ज्यादा दरिंदगी से भरी हुई थी। मैं रात भर नहीं सो सका। अगले दिन मैंने डायरी फिर खोली। उसकी आखिरी पन्नी में कुछ नया लिखा था। उसमें सिर्फ एक लाइन थी, हवेली सिर्फ एक दरवाजा थी, असली राक्षस उसके नीचे हैं। अब मेरा दिमाग घूमने लगा। क्या हवेली सिर्फ एक भूतहा इमारत नहीं, बल्कि एक रास्ता थी किसी और दुनिया की तरफ? क्या जो रेवती भुगत रही थी वो किसी और शैतानी सत्ता का हिस्सा थी? मैंने रेवती की कहानी के पुराने रिकॉर्ड फिर से सुनने शुरू किए। हर सांस, हर सिसकी, हर शब्द में कुछ ढूंढने लगा। और तब मुझे एक अजीब सा पैटर्न मिला। हर बार जब रेवती ठाकुर का नाम लेती थी, पीछे कहीं बहुत धीमी आवाज होती थी, एक मंत्र जैसा जो उल्टा बोला गया था। मैंने उसे उल्टा करके चलाया, और जो सुना उसने मेरे खून को जमा दिया। जो खोदा गया वो अब जिंदा है, जो सोया था वो अब जागेगा। फिर मैंने उसी रात तय कर लिया, मुझे वापस नवापुरा जाना होगा। लेकिन अब हवेली नहीं थी, हवेली अब जमीन के नीचे है। मैं गांव पहुंचा तो जमीन वही थी, खाली, घास उगी हुई, जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। लेकिन गांव वाले मुझे देखकर सहमने लगे। एक बच्चे ने मेरी तरफ इशारा करके कहा, मां, वो आदमी जिसकी वजह से रात को फिर से चीखें आती हैं। मैंने गौर किया। रात के वक्त लोग दिए जलाए रखते थे, खिड़कियां बंद, मंदिरों में घंटियां दिन भर बजती थीं। यह सुनकर मेरे दिमाग हिल गया। फिर एक बुजुर्ग ने चुपचाप मुझे पास बुलाया। उसके हाथ कांप रहे थे। उसने कहा, तुमने हवेली को जगा दिया, लेकिन उसे बंद नहीं किया। रेवती तो सिर्फ एक दरवाजा थी, अब उसके पीछे जो था वो जाग चुका है। मैंने उससे पूछा, क्या? उसने कांपते होठों से सिर्फ 2 शब्द कहे, कालखोर नाग। वो नाम मेरे लिए नया था, लेकिन मेरे शरीर ने जैसे उसे पहचान लिया हो। उसी रात मैं फिर से उस जमीन पर गया जहां हवेली थी। इस बार मैं अकेला नहीं था। जमीन हिल रही थी, जैसे कोई नीचे से रेंग रहा हो। मैंने वहीं बैठकर रिकॉर्ड चालू किया। अगर मैं नहीं लौटा तो ये मेरी आखिरी डॉक्यूमेंट्री होगी, मैंने कहा। और तभी अचानक जमीन की एक दरार फटी
और वहां से एक भयंकर बदबू निकली, जैसे 100 लाशें एक साथ सड़ रही हों। और फिर वो निकला, एक धुएं और हड्डियों से बना प्राणी, बिना चेहरा, बिना आंखें, सिर्फ अंधेरा और सांसों की आवाज। वो कोई आत्मा नहीं था, वो भूख था। उसने मेरी ओर देखा, फिर मेरी रिकॉर्डिंग डिवाइस जलने लगी। उसकी आवाज दिमाग में गूंज रही थी, बिना बोले, तुमने मुझे जगाया है, अब तुम्हारे जरिए मैं बाकियों तक पहुंचूंगा। मैंने भागने की कोशिश की, लेकिन अब जमीन धंस रही थी, मेरे पैर मिट्टी में फंसने लगे। और तभी किसी ने मेरा हाथ पकड़ा। मुझे लगा रेवती ने पकड़ा हो। हाँ, वही रेवती, लेकिन अब वो इंसान नहीं, आत्मा नहीं, वो रक्षक बन चुकी थी। उसने कहा, मैं नहीं जा सकी क्योंकि ये जागा नहीं था। अब मैं इसे वापस सुलाऊंगी, लेकिन एक कीमत पर। मैंने पूछा, क्या कीमत? उसने सिर्फ इतना कहा, तुम। अगले पल मेरे चारों तरफ अंधेरा छा गया, सांसें थम गईं, और जब मेरी आंख खुली, मैं अब इस दुनिया में नहीं था। जब मेरी आंख खुली तो मैं जमीन पर नहीं था, मैं आसमान में भी नहीं था, मैं कहीं बीच में था। ऐसा लग रहा था जैसे समय और स्थान दोनों ने मुझे छोड़ दिया हो। मेरे चारों ओर सिर्फ एक काली धुंध थी, और उसमें न जाने कितनी परछाइयां हिल रही थीं। कुछ इंसानी शक्ल, कुछ जानवरों जैसी, और कुछ जिनका कोई नाम ही नहीं था। मुझे समझ में नहीं आया मैं मर चुका हूं या जिंदा हूं, लेकिन मैं सांस ले पा रहा था, महसूस कर पा रहा था, और मैं सुन भी पा रहा। एक धीमी सी फुसफुसाती आवाज मेरे कानों में आई, आरव, अब तुम केवल एक गवाह नहीं, माध्यम हो। फिर अचानक चारों ओर तेज प्रकाश हुआ और मैं खुद को एक पुराने मंदिर के गर्भगृह में खड़ा पाया। लेकिन यह कोई सामान्य मंदिर नहीं था। हर दीवार पर नागों की मूर्तियां थीं, काले पत्थर से बनी हुई, उनकी आंखों में नीलम की तरह चमकता अंधेरा। वहां हवा नहीं थी, लेकिन सांपों की फुफकार हर कोने में गूंज रही थी। और फिर एकदम से वो सामने कालखोर नाग आ गया। वो इंसानी आकार में था, लेकिन उसकी त्वचा पर चमड़ी नहीं, काली और चांदी जैसी धातु की लहरें थीं। आंखें नहीं थीं, सिर्फ 2 जलते हुए सुराख। उसने मेरी तरफ देखा और बिना होंठ हिलाए कहा, मैं समय से पहले था, देवताओं से पहले, जब कुछ नहीं था तब मैं था। मैं डर के मारे बोल नहीं पाया, लेकिन ऐसा लग रहा था कि उसने मेरे भीतर झांक लिया। तुम्हारी जिज्ञासा ने मुझे जगाया। रेवती सिर्फ एक सीढ़ी थी, मैं असली तहखाना हूं। मुझे अब समझ में आने लगा कि रेवती की पीड़ा, हवेली की सजा, सब एक परत थी, और उसके नीचे कालखोर नाग का बंधन था। वो बंधा हुआ था मनुष्यों की पीड़ा और बलि से, और रेवती की मृत्यु ने उस बंधन को एक सुराख दे दिया। और जब मैंने विराज को हवेली की मिट्टी में डुबोया, उस सुराख से वो बाहर आ गया। फिर मैंने उससे पूछा, अब तू क्या चाहता है? उसका जवाब सीधा था, मैं चाहता हूं कि मैं फिर भूखा न रहूं। अब मुझे लग रहा था कि वो अब मुझसे चाहता था कि मैं उसकी आवाज दुनिया में पहुंचाऊं। मैं ही अब उसका माध्यम था। तभी मुझे अपने कंधे पर एक हाथ का एहसास हुआ, रेवती। लेकिन अब उसकी आत्मा कमजोर हो गई थी, वो धुंध बनती जा रही थी। उसने थरथराते हुए कहा, आरव, ये वही क्षण है जब तुम्हें तय करना है, क्या तुम किसी और की पीड़ा बनोगे या उसका अंत। मैंने उसकी तरफ देखा, फिर कालखोर की तरफ, और मेरे भीतर कुछ टूटा। मैंने चिल्लाकर कहा, नहीं, मैं तेरी आवाज नहीं बनूंगा, मैं उसे जला दूंगा जैसे तूने रेवती को जलाया। और फिर मैंने वो रिकॉर्डिंग डिवाइस निकाली जो अब तक मेरे पास थी। उसमें रेवती की आखिरी प्रार्थना रिकॉर्ड थी। मैंने उसे जोर से प्ले किया, मुझे मुक्त करो, मुझे मुक्त करो। उस मंत्र की आवाज से कालखोर कांपने लगा, उसके शरीर में दरारें पड़ने लगी। रेवती ने मेरे हाथ में एक अग्नि चक्र रखा, उसकी पीड़ा से बना हुआ। मैंने वो चक्र सीधे कालखोर की छाती में घुमा दिया।
एक दहाड़ इतनी भयानक कि समय खुद चिल्ला पड़ा। पूरा मंदिर जलने लगा, धुआं, आंसू, राख और फिर शांति। ये देखकर मैं फिर से बेहोश हो गया। मैंने जब फिर से आंखें खोली, मैं अपने कमरे में था। रिकॉर्डर मेरे पास था, लेकिन उसमें कोई भी आवाज नहीं थी, न रेवती की, न कालखोर की। बस एक आखिरी लाइन चमक रही थी डिस्प्ले पर, फाइल सेव्ड, अंतिम सांस। सब कुछ जैसे किसी सपने की तरह लग रहा था, लेकिन जिस तरह एक ख्वाब की कोई महक हमारे साथ रह जाती है, उसी तरह वो अनुभव, वो भय, वो आग, सब कुछ अब भी मेरे अंदर धड़क रहा था। मैं जिंदा था, लेकिन अब पहले वाला आरव नहीं था। मेरे भीतर कुछ बदल चुका था, जैसे मैंने किसी और की पीड़ा को खुद में समा लिया हो। मैंने रिकॉर्डर को एक आखिरी बार देखा, फिर उसे अलमारी की सबसे ऊंची शेल्फ पर रख दिया, जहां किसी का हाथ न पहुंचे। लेकिन जब मैंने अलमारी का दरवाजा बंद किया तो शीशे में एक हल्की सी परछाई दिखी, एक औरत लाल जोड़े में, मुस्कुराती हुई। वो रेवती थी, लेकिन इस बार उसकी आंखों में डर नहीं था, सिर्फ शांति थी। पर कहानी यहां खत्म नहीं होती, क्योंकि सच्चाई ये है, दुनिया में न जाने कितनी हवेलियां हैं जो अभी भी जागने की तैयारी में हैं। न जाने कितने दरवाजे हैं जो पीड़ा और बलि से खुलते हैं, और न जाने कितने कालखोर नाग हैं जो सिर्फ एक माध्यम की तलाश में हैं। मैं आरव हूं, और ये थी मेरी कहानी। लेकिन अगर कभी तुम्हें भी किसी दिन अपने मेल बॉक्स में किसी जली हुई हवेली की तस्वीर मिले, तो याद रखना, कुछ दरवाजे सिर्फ देखने के लिए होते हैं, खोलने के लिए नहीं। इसी नई नई हॉरर स्टोरी सुनने के लिए चैनल सब्सक्राइब करना न भूलें। कमेंट करके बताओ क्या आप इसका अगला पार्ट सुनना चाहते हैं।